Hello everyone, this is A.K. Kuswaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kuswaha. Today we are going to study 4th chapter of English prose of class 11th, which is Kite Maker, written by Ruskin Bond. Ruskin Bond was born at Kausali in 1934. He stayed short in England. Now he lives in Missouri. Most of his early life he spent in Kumaon Hills of India. He is a famous novelist, short story writer and journalist. तो आज हम लोग इंग्लिश के इस सेशन में काइट मेकर का अध्ययन करेंगे। इसका हिंदी में सारांश पढ़ने का प्रयास करेंगे। सारांश सुनने के बाद चैप्टर को पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। आइए शुरू करें आज का हमारा ये चैप्टर। द काइट मेकर, रस्किन बॉन्ड। एक गली थी, स्ट्रीट गली, और उस गली में एक मस्जिद थी। मस्जिद की दरार से होकर एक पुराना बरगद का पेड़ उगा था और उस गली को रामनाथ नाम की गली से जाना जाता था। और वो बरगद का पेड़ गली में अकेला पेड़ था। एक पतंग बनाने वाले महमूद का ग्रैंड सन्नाती अली पतंग उड़ा रहा था और पतंग उसकी जाकर पुराने बरगद की शाखाओं में फंस गई। वह लड़का नंगे पैर, एक फटी सी कमीज पहने हुए दौड़ा आया। ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से होकर दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचा जहाँ उसके बाबा पीछे के आंगन में बैठे धूप में बैठकर दीवा स्वप्न देख रहे थे। चिल्लाया, बाबा पतंग चली गई। बूढ़ा एकदम अपने स्वप्न से चौंक पड़ा और अपना सिर ऊपर उठाकर दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए, और उसकी दाढ़ी अगर मेहंदी से रंगा न गया होता, मेहंदी से रंग कर लाल न कर दिया गया होता, सफ़ेद होती। तो उसने पूछा, उस अली से पूछा कि क्या पतंग की डोर टूट गई। बिना कुछ उत्तर आए आगे कहने लगे कि मैं जानता हूं कि आजकल की पतंगों की डोर उतनी अच्छी नहीं होती जितना पहले हुआ करती थी। अली ने कहा, नहीं बाबा, पतंग बरगद के पेड़ में अटक गई है। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से हंसते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें अभी पतंग उड़ाना सीखना चाहिए और मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि तुम्हें पतंग उड़ाना सिखा नहीं सकता। यही अफसोस की बात है, किंतु तुम्हें दूसरी पतंग अवश्य मिल जाएगी। उसने उसी समय बांस, कागज, पतले रेशम द्वारा एक नई पतंग बनाया और बनाकर उसको सूखने के लिए, कड़ी होने के लिए धूप में रख दिया। और यह पीले गुलाबी रंग की पतंग थी जिसमें पूंछ छोटी सी लगी थी, हरे रंग की थी। बूढ़े व्यक्ति ने वह पतंग अली को दे दिया। वह अली, उसका नाती, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर अपने बाबा के पोपले गालों को, दांत विहीन गालों को चूम लिया और वादा किया, कहा कि मैं इसे नहीं खुआऊंगा। ऐसा कहकर अपने एड़ियों पर मुड़ा उछलते हुए आंगन से बाहर निकल गया। बूढ़ा व्यक्ति धूप में बैठा दीवा स्वप्न पुनः देखने लगा। उसकी पतंग की दुकान बंद हो चुकी थी, चली गई थी, क्योंकि कई साल पहले उसने एक जंक डीलर कबाड़ी के हाथ में बेच दिया था। किंतु अब भी अपने आनंद के लिए तथा अपने नाती अली के उड़ाने के लिए वह पतंग बनाया करता था। पतंग की दुकान चली गई थी, बिक गई थी कबाड़ी के हाथ, फिर भी अपने आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए और अपने नाती अली को खेलने की वस्तु देने के रूप में बनाया करता था। वह इन दिनों बहुत देखता था कि बहुत कम व्यक्ति पतंग खरीद रहे हैं। वयस्क पतंगों से घृणा करने लगे थे और बच्चे अपने धन को सिनेमा पर खर्च करना अधिक पसंद करते थे। इसके अतिरिक्त पतंग उड़ाने के लिए बहुत कम खुले मैदान थे। पुराने हरे मैदान को शहर निगल गया था, मतलब जहाँ हरा मैदान था वहाँ शहर बस गया था। जो पुराने किले की दीवार से नदी के तट तक फैला हुआ था, उस मैदान में अब जाकर शहर बस गया था। किंतु बूढ़े व्यक्ति को उस समय की याद आई
जब वयस्क लोग पतंग उड़ाने के लिए मैदान में आते थे, पतंगों की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। पतंगे इधर से उधर उड़ती, आकाश में झपट्टा मारकर एक दूसरे को खींचती हुई उड़ती जाती थी। पतंगों की डोर जब तक कट नहीं जाती थी, एक दूसरे को खींचती जाती थी। और तब कटी हुई अर्थात हारी हुई पतंग अज्ञात आकाश में तैरती हुई उड़ जाती थी। बड़ी बड़ी शर्तें लग जाती थीं और धन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में चला जाता था। पतंग उड़ाना राजाओं का खेल था उन दिनों। बूढ़ा व्यक्ति याद करता है कि नवाब स्वयं, राजा महाराजा स्वयं अपने दल बल के साथ मनोविनोद वाले इस खेल में कागज़ के नाचते हुए टुकड़ों के साथ घंटा बिताने के लिए, समय पास करने के लिए आ जाया करते थे। किंतु आजकल प्रत्येक व्यक्ति आशा के नशे में उतावला है, उसे प्रगति की उम्मीद है और इस तरह की चीज़ें, पतंग उड़ाना और दीवा स्वप्न देखने के लिए किसी को फुर्सत कहाँ है। ऐसी चीज़ें तो पैरों तले दबा दी गई हैं, कुचल दी गई हैं। यही सब सोच रहा था, बैठा सोच रहा था। अपनी युवावस्था में महमूद जब अपनी युवावस्था में था तो पतंग बनाने वाला महमूद पूरे शहर में फेमस था, प्रसिद्ध था। उसकी पतंगों में से कुछ अच्छी पतंगें 3 या 4 रुपए में तब बिक जाया करती थी। नवाब साहब के निवेदन पर महमूद ने एक बार एक विशेष प्रकार की पतंग बनाई और उस तरह की पतंग पूरे ज़िले में दिखाई नहीं पड़ी। इसमें छोटे छोटे आकार की बहुत सी हल्के फुल्के कागज़ की तस्तरियाँ एक पतले बाँस के ढांचे पर लगी हुई थीं। प्रत्येक तस्तरी के सिरे पर संतुलन बनाने के लिए उसने घास का गुच्छा बांध रखा था और इसमें एक चेहरा भी बना दिया गया था और इस चेहरे में शीशे के 2 आँख लगा दी गई थी। इस विचित्र कहानी को साधने के लिए, उड़ाने के लिए बहुत बड़े कौशल की, निपुणता की आवश्यकता थी और जिसका मैनेजमेंट केवल महमूद ही कर सकता था। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति ने महमूद द्वारा बनाई गई इस ड्रैगन काइट के विषय में सुना और बहुत बड़ी भीड़ मैदान में इकट्ठा हुई। जब यह पहली बार जनता के लिए सार्वजनिक रूप से लॉन्च की गई तो बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। पहले प्रयास में तो यह बिल्कुल ज़मीन से 1 इंच भी नहीं हटी, लेकिन बाद में यह उड़ी और जब उड़ी तो शीशे की बनी हुई आँखें वो प्रकाश दे रही थी, लपक रही थी, चमक रही थी, एकदम पतंग को जीवित बना रही थी। तब दाहिनी ओर से अचानक हवा आई, सर्पाकार पतंग तेज़ी से आकाश में इधर उधर काटती हुई एकदम उड़ गई आकाश में। महमूद जोर से डोर को खींचा। महमूद के छोटे पुत्र ने भी उसकी सहायता करनी पड़ी, किंतु पतंग ने अपना दबाव जारी रखा और वह उड़ती गई और आकाश में उड़ती गई और तब तक खींचती गई जब तक वह मुक्त नहीं हो गई। और तब यह पतंग की डोर टूट गई। पतंग सर्राटे के साथ सूर्य की ओर, आकाश की ओर उड़ गई और उस समय तक आकाश में तैरती रही जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गई, दूर नहीं हो गई। यह पुनः दिखाई नहीं पड़ी और खुद महमूद को आश्चर्य था कि क्या उसने इस तरह का अद्भुत जीवित पतंग बना दिया। इसके बाद दोबारा उसने इस तरह की पतंग तो नहीं बनाई, लेकिन इसके स्थान पर उसने संगीत उत्पन्न करने वाली पतंग बनाकर नवाब साहब को भेंट की, जो वीणा की आवाज़ निकालती थी। बैठा दीवा स्वप्न देख रहा है कि वे दिन अवकाश के थे, फुर्सत के थे। आजकल की अपेक्षा लोग तब चिंता मुक्त रहते थे और कुछ वर्ष पहले नवाब साहब की मृत्यु हो गई थी, किंतु उनके उत्तराधिकारी उतने ही निर्धन हो गए थे जितना स्वयं महमूद। कवियों के समान ही पतंग बनाने वालों के यहाँ भी शुभचिंतकों की भीड़ हुआ करती थी। अब महमूद का कोई आश्रयदाता नहीं था। कोई भी व्यक्ति उसका नाम तथा व्यवसाय, उसका हाल चाल पूछने के लिए उसके पास नहीं आया करता था। लेकिन जब वह छोटा था, बीमार हो जाता था, तब प्रत्येक पड़ोसी उसके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए उसके पास आया करते थे। अब ज़माना बदल गया, अब कोई नहीं आता। उसका एक बड़ा पुत्र तो पाकिस्तान में था, जो वहीं रुक गया था पाकिस्तान भारत के बंटवारे के समय, और एक स्थानीय पास के ही मोटर गैरेज में काम करता था। बच्चे जो 10 साल पहले महमूद से पतंग खरीदा करते थे, अब वयस्क हो चुके थे, अपनी आजीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके पास बूढ़े व्यक्ति और
उसकी पुरानी स्मृतियों के लिए समय नहीं था। तेज़ी से बदलते हुए इस प्रतिस्पर्धा की दुनिया में, कम्पिटिटिव वर्ल्ड में, महमूद के प्रति लोग अब उतने ही उदासीन हो गए थे जितना बरगद के पेड़ के प्रति। वे दोनों स्थायी रूप से रहने वाली वस्तुओं के समान समझे जाते थे और मानवता का समूह जो इनके चारों ओर घेरे रहता था, अब कोई इनका संबंध नहीं रहा। लोग पहले जो अपनी समस्याओं, चिंताओं, योजनाओं पर विचार करने के लिए बरगद तले इकट्ठा हो जाते थे, अब कोई नहीं आता। केवल धूप से बचने के लिए कोई व्यक्ति शरण लेता है बस। तो महमूद की हालत उस बरगद के पेड़ की तरह हो गई है। किंतु निस्संदेह महमूद का नाती अली अभी भी वहीं पतंग उड़ाया करता है तथा जाड़े के मौसम में धूप में अपनी आँखों को सामने खेलता हुआ देखकर महमूद की आँखों को बड़ी शोभायमान लगती थी, अच्छी लगती थी। अली महमूद के लिए छोटा सा था, अच्छी तरह से पाला हुआ नव वृक्ष की तरह, यंग मिमोसे के पौधे की तरह। लेखक बताते हैं कि पौधों और मनुष्यों में बहुत बड़ी समानता है। यदि उनको चोट न पहुंचाई जाए, उनको भूखों न रखा जाए या उनको काटा न जाए, तो वे एक समान गति से बढ़ते हैं। अपने यौवन काल में वे चमकदार प्राणी प्रतीत होते हैं और अपने वृद्धावस्था के समय थोड़ा झुक सा जाते हैं। महमूद बरगद के पेड़ के समान अपने पुराने पेड़ की जड़ों की तरह अकड़े हुए, मुड़े हुए हाथ पैर के साथ था, जबकि अली यंग मिमोसा के पौधे के समान। ऐसे ही कुछ बैठा दीवा स्वप्न देख ही रहा था। तब तक गली की आवाज़ अधिक हल्की पड़ गई और महमूद को आश्चर्य हुआ कि क्या वह सोने वाला है। और उस सुंदर एवं शक्तिशाली पतंग का, जिसकी आकृति हिंदुओं के सफ़ेद पक्षी भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के समान थी, उसके बारे में स्वप्न देखने जा रहा है। वह अपने छोटे से अली के लिए एक नई आश्चर्यजनक पतंग बनाना चाहता था। उसके पास बच्चे को देने के लिए और कुछ नहीं था। उसने दूर से आती हुई आवाज़ को सुना, किंतु वह अनुभव नहीं कर सका कि बच्चा उसे पुकार रहा है। आवाज़ दूर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। अली आंगन के दरवाजे पर था और पूछ रहा था, अपने बाबा महमूद से पूछ रहा था कि क्या उसकी माँ बाजार से आ गई या नहीं। जब महमूद ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वह लड़का अपने प्रश्न को दोहराते हुए आगे बढ़ा और सूर्य की रोशनी में उस बूढ़े व्यक्ति महमूद के सिर पर तिरछी पड़ रही प्रकाश और सफ़ेद छोटी सी प्रकाश पर छोटी सी सफ़ेद सी तितली लहराती हुई दाढ़ी पर बैठी हुई थी। महमूद शांत था और जब अली ने अपना छोटा सा बादामी रंग का हाथ उसके कंधे पर रखा तो कोई उत्तर नहीं मिला। जेब में रखे हुए कंचों की रगड़ से उत्पन्न आवाज़ के समान उस लड़के के कान में ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ी जैसे कि उसके कंचे आपस में रगड़ खा रहे हों, घिस रहे हों। एकदम डर कर अली घूमा और दरवाजे के पास गया और तब फिर अपनी माँ को आवाज़ देते हुए दौड़ा और एकदम तेज़ हवा का झोंका बरगद के पेड़ में फंसी हुई पतंग को उड़ा ले गया। संघर्ष करते हुए और पसीना बहाते हुए शहर के ऊपर नीले आकाश की ओर हवा उस पतंग को उड़ा ले गई। उधर पतंग मुक्त हो गई, इधर महमूद की आत्मा भी मुक्त हो गई, इस शरीर रूपी पिंजड़े से मुक्त हो गई। ये थी कहानी पतंग बनाने वाले द काइट मेकर की। मैंने सारांश क्या लगभग पूरा वर्ड टू वर्ड बताने का प्रयास किया है। अगर इस कहानी को आप 2 बार, ज़्यादा नहीं केवल 2 बार सुन लेते हो तो चैप्टर पढ़ने में बड़ी मदद मिलेगी आपको और आपको पसंद आएगी। और अगर पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट भी करें। धन्यवाद। थैंक्स एवरी वन ऑफ यू।